जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आरआरबी ग्रुप डी साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 10/10/18 दो शिफ्ट नंबर 1 का, जो यानी कि 10 तारीख को 10वां महीना 2018 को हुआ था। और इसका जो आज हम शिफ्ट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। एक दिन में 3 शिफ्ट होता है। यहाँ जो है आप ये हमारा जो है साइंस का क्लास नंबर 20 है। यदि आप सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो देरी से मिल रहा है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कारण ये है कि हमारे पास जो है नेटवर्क व्यवस्था नहीं है, यानी कि जो मोबाइल मेरे पास पहले था वो मोबाइल पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो डाटा हम उस मोबाइल का भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो किसी दूसरे का डाटा का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा जो है वीडियो लेट हो जाता है। खैर जो है ना, चलते हैं, आज की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करेंगे आप हमारा समस्या को समझ रहे होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि किसी लगाए गए बल के लिए क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बल लगा रहे हैं। ठीक है, यदि क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो दाब क्या होगा। देखिए दाब बराबर दोस्तों क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। दाब बराबर ही क्या होता है, हमारा बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे जो है क्षेत्रफल कम कर दिया गया। यदि आप क्षेत्रफल को कम कीजिएगा तो दाब क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल को जैसे मान लिया जाए कि बल कोई कांस्टेंट है। ठीक है, बल यदि कांस्टेंट है, ये तो बल के समानुपाती है। बल क्या है, दाब के समानुपाती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्षेत्रफल को कम कर रहे। क्षेत्रफल और दाब में कैसा समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि क्षेत्रफल यदि कम कीजिएगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दाब अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। ये फार्मूला यदि आपको ध्यान में है और फार्मूला को याद होने के साथ साथ यदि आप फार्मूला को समझते हैं तो फिर जो है इस तरह के प्रश्न से आपको दिक्कत नहीं होगा। ये जो है दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, थोड़ा सा चलिए यहाँ पे समझते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बल क्या है, जो दाब है, दाब क्या है, एक अदिश राशि है। दाब जो है एक अदिश राशि है और घनत्व जो है अधिक होता है तो दाब भी अधिक होगा। ठीक है, घनत्व यदि अधिक है तो दाब भी अधिक होगा। किसी भी बिंदु पर दो द्रव का दाब होता है। ठीक है, द्रव के घनत्व और लंबवत गहराई पर निर्भर करता है। तो दाब जो है किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब है, द्रव का दाब किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो द्रव के घनत्व और उसके लंबवत गहराई पे। ये दो बात ध्यान रखिएगा। यदि स्थिर द्रव के भीतर जो है किसी भी बिंदु पे दाब जो है हमेशा प्रत्येक दिशा में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा स्थिर द्रव की यहाँ बात हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, धूमकेतु। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं। चलिए, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। देखिए प्रारंभिक पृथ्वी का जो वातावरण था उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन क्या था, नहीं था। तो यहाँ जो है ऑक्सीजन जिस भी ऑप्शन में है हटा दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यही आपका बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप सिंपली यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण था उसमें क्या नहीं था, कौन गैस नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि डाई हाइब्रिड शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इस शब्द में डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। तो विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करता है। यहाँ पे बताना है कि जो डी हाइब्रिड क्रॉस में जो है हम कितने विपरीत जोड़ी लक्षण को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डैश दिया गया कितने विपरीत जोड़ी लक्षण को हम लेते हैं ये बताना है। तो हमने क्या कहा था शुरू में ही कि आप जो है इस शब्द पे ध्यान दीजिए, डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, डाई का मतलब ही क्या होता है, दो होता है। क्या होता है, दो। तो यहाँ पे कितने जोड़े लेंगे, दो जोड़े लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं आपको पता होगा ये मेंडल से संबंधित है। मेंडल ने ही ये नियम दिया था। मेंडल को क्या कहते हैं, अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक का जो है जनक कहा जाता है। किसको, मेंडल को, अनुवांशिकी का। लेकिन जब आधुनिक बोलेगा तो आपका TH जो है TH मॉर्गन हो जाएगा। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक जो है TH मॉर्गन के कहा जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब आपसे कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखें, मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेगा तो तब समझिएगा यहाँ पे एक जोड़ा विपरीत गुण वाले बीज का बात हो रहा है। वहीं द्विसंकरी बोलेगा, यानी कि जैसे कि डाई, तो द्वि का मतलब दो, यहाँ दो दिख ही रहा है, तो दो जोड़ा विपरीत गुण वाला बीज होगा।
मेंडल ने क्या किया था कि जो द्विसंकरीय क्रॉस के लिए जो है उन्होंने द्विसंकरीय, ध्यान रखिएगा, यानी कि डाइहाइब्रिड डाइबला के लिए, ठीक है, द्विसंकरीय क्रॉस के लिए उन्होंने क्या किया था, गोल और पीला बीज लिया, ठीक है, गोल और पीला बीज, और फिर जो है उन्होंने हरा और झुर्रीदार बीज से जो उन्होंने पौधे को क्रॉस करवाया, जिसमें से इसमें रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष से भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो रहा, जो गोल और पीला वाला था, जो गोल और पीला वाला था ये आपका प्रभावी रहा, और जो आपका हरे और झुर्रीदार था ये जो है आपका वो प्रभावी रहा। तो ये जो है फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ जो फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभावी कौन सा रहा, गोल और पीला, और प्रभावी कौन रहा, झुर्रीदार और हरा रंग रहा, ठीक है। इसके ऊपर भी पिछले सेट में क्वेश्चन आ चुका है और उसके बारे में बता चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे जो हमने आपको मेंडल से संबंधित जो तथ्य बताए वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, तो जी का मान किसके साथ बढ़ता है, तो जी का मान, ठीक है, जी यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान किसके साथ बढ़ता है और घटता है। देखिए जी का मान जो है ऊंचाई में कमी आएगा ना, ऊंचाई में कमी आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घटना बढ़ता किसके साथ है, ये थोड़ा समझिए। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण को ए से भी दर्शाते हैं, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का जब बात आता है तो उसको हम जी से दर्शाते हैं। ऊंचाई के अनुसार जो है जी के मान में परिवर्तन होता रहता है। ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, यदि आप पृथ्वी की सतह से जो है ऊपर या नीचे जाते हैं तब जी का मान घटेगा, ठीक है, ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान घटेगा, यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर जो है आपका जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की, यदि ये मान ली पृथ्वी की सतह है तो इसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं या इसके नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ इस हिसाब से यदि आप देखें तो क्या होगा, ऊंचाई तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, ऊंचाई तो बढ़ ही रहा है सतह से, तो इस हिसाब से क्या होगा, जी का मान ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। अच्छा, जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है, तो ध्रुव पे, जो पृथ्वी का ध्रुव है वहाँ पे जी का मान महत्तम होता है, यानी बहुत मैक्सिमम होता है। और न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा हम वो समझते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है, वहाँ पे जहाँ 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, उस पर क्या होता है आपका जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन जो है गति बढ़ने पर भी जी का मान क्या होता है, घट जाता है, यानी पृथ्वी गति यदि अधिक करेगी तो जी का मान घट जाएगा। और ध्यान रखिएगा 17 गुना, ठीक है, यदि पृथ्वी जो है अभी जितना स्पीड है उससे जो है 17 गुना अधिक से गति करने लगे, घूर्णन करने लगे पृथ्वी, तो जी का मान जो है एकदम 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको अपना फीडबैक दीजिएगा। डैश एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस देने के लिए एसिड व या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, कौन करता है, तो ये एस्टर। ये क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित क्वेश्चन इसके पहले भी सेट में आ चुका है, यदि आप नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। क्या कहता है, एस्टर। ये जो है एस्टर का जो है यहाँ पे संरचना है, फार्मूला है एस्टर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि आप दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, ठीक है, यानी कि जो आप देख रहे हैं ना छवि, वो दर्पण में क्या हो गया, आपसे भी छोटा नजर आता है, ठीक है, दर्पण में आपसे क्या आता है, छोटा नजर आता है। तो वो कौन सा दर्पण है, तो स्वाभाविक बात है कि वो जो है आपका उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही क्या होता है, आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। और चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का जो है हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है, यहाँ आप इस तरह का देख सकते हैं, ये यहाँ इस तरह का जो यूज करते हैं वो भी उत्तल होता है। और जो कार के जो हेडलाइट होता है ना, कार का, गाड़ियों का जो मतलब हेडलाइट बोल रहे हैं, साइड लाइट, ठीक है, साइड मिरर, तो साइड मिरर जो होता है, तो साइड मिरर जो होता है ना वो, यानी कि पीछे देखने वाला जो आईना होता है वो भी जो होता है उत्तल दर्पण का ही बना होता है। टॉर्च हो गया या फिर डेंटिस्ट मिरर हो गया, जो डॉक्टर देखते हैं, तो वो सब जो होते हैं वो आपका अवतल दर्पण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपको बताए हैं। देखिए ये असंतृप्त में जो है दो चीज आएगा, ठीक है, यहाँ आपको बताते हैं दो चीज, एक इन होगा, या तो इन होगा या फिर आइन शब्द उसमें मिलेगा आपको, आइन, ठीक है। तो इन, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें एन है, तो एन जो होता है ये एन जो होता है ये संतृप्त के लिए है। यहाँ पे एथेन है, एन आ रहा है, ब्यूटेन इसमें भी एन आ रहा है, तो ये भी नहीं है। बेंजीन, ठीक है, इन आ रहा है इसमें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीथेन, मीथेन भी क्या है,
मीथेन भी नहीं है क्योंकि इसमें एन आ रहा है। तो ये जो है आपका 3 जो है ए बी और डी, ये तो आपका क्या है, एन आ रहा है यानी संतृप्त है। तो बचा कौन, बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, ये असंतृप्त है। इन में जो होता है दोस्तों वो डबल बॉन्ड से बंधे होते हैं और जो आयन में होते हैं वो आपका ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यानी कि इसका पूरा नाम यदि हम एल्क लगा दें तो ये एल्किन हो जाता है। एल्किन डबल बॉन्ड को बोलते हैं और एल्काइन जो बोलते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो CnH2n होता है, दुगना होता है सिर्फ। और जो इसका ट्रिपल बॉन्ड का होता है ये दुगना से भी 2 कम होता है। ठीक है, दुगना से भी इसमें क्या होता है, 2 कम होता है। जबकि जो एल्केन होता है उसमें क्या होता है आपका CnH2n+2, यानी कि जो हाइड्रोजन का होता है संख्या वो दुगना से भी 2 अधिक होता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो है आप जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका जो है बेंजीन का संरचना है। क्या है, बेंजीन का संरचना है। ठीक है, ये बेंजीन है और बेंजीन के यहाँ पे कई संरचना आप देख रहे हैं। तो बेंजीन को इस तरह से हम दर्शा देते हैं। ठीक है ना, बेंजीन को यहाँ पे इस तरह से भी दर्शाते हैं और इस तरह से भी यदि है तो ये भी बेंजीन है। यहाँ पे भी आप पूरी तरह से इसको संरचना खोल दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट क्या है कि जब एक रबर बैंड खींचते हैं, ठीक है, रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा जो है किस रूप में जो होता है वो संग्रहित होता है। देखिए रबर बैंड खींचते हैं तो ये रबर है, आप इसको इस तरह से खींचते हैं। जब आप इसको जो है इस तरह से खींचते हैं तो इस जो रबर में है वो कौन सी ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। ठीक है, अच्छा रबर को जो होता है वो हम पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रबर का पेड़ होता है, कई को विश्वास नहीं होता है, बहुत सारे को पता नहीं रहता और कई तो विश्वास भी नहीं करते हैं कि रबर का भी पेड़ होता है। तो रबर का जो होता है पेड़ होता है, आप यहाँ पे ये पेड़ देख सकते हैं, जिस तरह से आप गाँव में देखते हैं ना ताड़ी उतारते हैं, ठीक है, इस तरह से, उसी तरह से जो है इसका यहाँ से जो है ना इसका होता है लिक्विड वो इस तरह से उतार के तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो मानव शरीर का सैनिक किसको कहते हैं, तो जो आपका WBC है उसी को क्या कहते हैं, मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा स्थित ऊर्जा, तो ये उस स्लाइड में आना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से आ गया। चलिए पानी में घुलने पर जो है निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा, यहाँ आयतन है आयन होगा, कौन जो है कम H+ देगा। देखिए इसमें जितना ऑप्शन है सब का सब अम्ल है। अम्ल की पहचान क्या होता है कि उसमें जो होता है आपको हाइड्रोजन होगा ही होगा। ठीक है, ये अम्ल का अनिवार्य तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे जितना भी है सभी अम्ल है, लेकिन कम मात्रा में यानी कि दुर्बल अम्ल कौन है ये आपसे पूछना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा CH3COH। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो कहते हैं हम अम्लों का राजा कहा करते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही जो होता है हमारे शरीर के जो पेट होता है पेट में होता है। ठीक है, ये हमारे पेट में होता है, जो कि भोजन में जितना भी जो आता है उसके साथ, तो भोजन के साथ थोड़ा कीटाणु जीवाणु वो उसको नष्ट कर देता है और भोजन की पाचन जो है वो एसिडिक माध्यम में यानी कि अम्लीय माध्यम में करता है। यहाँ आंसर जो हमारा बनेगा वो हमारा ये बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अम्ल के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा आपको बता दिए। चलिए थोड़ा सा हम जो है भस्म यानी कि बेस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो भस्म होता है वो क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को ये क्या कर देगा, नीला कर देगा। और ये जो होता है विद्युत का सुचालक, अम्ल भी विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उसमें भी आपका है ना आयन होता है। जल से क्रिया करने के बाद जो है ये हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। और पीएच की मान बात करें तो इससे 7 से अधिक जो होता है इसका पीएच मान होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है ये आपको कमेंट करके बताना है कितना होता है। पीएच स्केल जो है वो सोरेनसन के द्वारा दिया गया था और पीएच स्केल पे जो होता है 0 से लेके 14 तक की संख्या दर्शाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो उदासीन विलयन है, ठीक है, जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या हो गया कि उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यही हो सकता है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे ज़्यादा नहीं, 4 नहीं होगा। जैसे ऑप्शन हमारा 3 में ही यहाँ पे आ गया, ठीक है, बाकी सब जो है वो धातु हो सकता है या कुछ उपधातु भी हो सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 3 है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा बी। अच्छा ये कौन सा तत्व है, तो 8 2 10 3 13 इसका परमाणु संख्या पूरा है और 13 किसका होता है, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम। अच्छा एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो कि वायु में रहेगा तो भी जो है ये संक्षारित नहीं होता है।
संक्षारित, यानी कि इसको जो है लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो उसी वायु का परत बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये अपनी उसको सुरक्षा कवच के रूप में अपने ऊपर ढाल लेता है। बाकी धातु के साथ ऐसा नहीं होता है, बाकी धातु को जो है वो वायु से है ना लॉस है, वायु से बड़ा दुश्मनी है, लेकिन ये जो है बड़ा होशियार है एल्युमिनियम, ये क्या होता है उसी से दोस्ती, उसी को अपना सुरक्षा कवच बना लेता है। ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम का जो होता है मुख्य ऑक्साइड अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि डैश भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। भाखड़ा चूना किसको बोलते हैं दोस्तों? तो यह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? भाखड़ा चूना हो गया। बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अभिक्रिया करता है। तो ये जो है कौन अभिक्रिया करता है पानी के साथ? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कली चूना लाते हैं। क्या? कली चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ही जब क्या करता है पानी से अभिक्रिया करता है, यानी कि H2O से अभिक्रिया करता है, तब जाके आपका ये भाखड़ा चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसी भाखड़े चूने को हम क्या करते हैं? सफ़ेदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सफ़ेदी के बाद जो दीवारों पे बनता है, जो चमक आता है, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है। लेकिन जब सफ़ेदी करते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होता है, उसको भी समझा ही देते हैं। जब सफ़ेदी करते हैं दीवारों पे तो उसमें क्या होता है कि उस समय वो चमक नहीं आता, उसमें वो ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाद में सफ़ेदी करने के बाद यानी कि ये कि भाखड़ा चूना ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, यानी कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ये फिर क्या करता है? अभिक्रिया करता है, और उसके बाद फिर ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया हमारा क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। कहीं समझाने के चक्कर में जो है आंसर भी आपको पता ना चले, इसलिए ऑप्शन सी होगा, कली चूना। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणुविक है? तो बहुपरमाणुविक कौन है उसको समझिए। आर्गन का तो सिर्फ Ar लिखते हैं, क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं? Cl2 लिखते हैं, गंधक को जो है S8 लिखा जाता है, फास्फोरस को जो है P4 मैक्सिमम लिख देते हैं। तो यहाँ पे बहुपरमाणुविक कौन हुआ? गंधक हुआ, जिसको हम सल्फर कहते हैं। सल्फर जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, ये एक क्या है? ओ धातु है। ठीक है। डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो किसे हम अभिसरण दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अभिसरण दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या? अपसारी दर्पण, अपसारी। ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या हो गया कि जो प्रकाश को क्या करता है? जमा करता है। ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या हो गया? प्रकाश को इकट्ठा करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है। और अपसारी का मतलब क्या हो गया कि जो है प्रकाश को वो फैलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन सामने में है, किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जो है कहा जाना जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको हम कहते हैं वो बताना है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जो है हम किसे जानते हैं? कार्ल लिनियस को कहते हैं। किसे? कार्ल लिनियस। ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन जो है इसका डी बनेगा। कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा जो है बायोलॉजी से कुछ जनक है या कुछ चीज़ें हैं उसको जान लीजिए। जैसे कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो लैमार्क और ट्रेविलस के जो ट्रेविरेनस था उसके द्वारा जो है बायोलॉजी शब्द दिया गया। ध्यान रखिएगा, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं और जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं। किसको? अरस्तु को। और इसके द्वारा जो है अरस्तु के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, ये आपका अरस्तु के द्वारा लिखा गया। तो एनिमल नाम आ गया तो समझिए वो अरस्तु से संबंधित है। थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति का जनक कहा जाता है और थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो है जो पुस्तक लिखा गया वो हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा गया है। ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जो है लिनियस को लिखा गया है और लिनियस ने जो है ये द्विजगत का वर्गीकरण वाला सिद्धांत दिया था। ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत लिनियस के द्वारा दिया गया। और 5 जगत वर्गीकरण का जो है सिद्धांत जो है वो WH व्हिटेकर के द्वारा दिया गया और इसी WH व्हिटेकर का ही वर्तमान में सबसे अधिक मान्य भी है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे कि बोले जीव विज्ञान का अरस्तु हो गया, वनस्पति का थियोफ्रेस्टस हो गया, आधुनिक वनस्पति पूछ दे तो फिर जो है आपका लिनियस आ जाएगा। अनुवांशिकी को हम ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं, लेकिन आधुनिक यदि अनुवांशिक पूछ दे तो TH मॉर्गन हो जाएगा, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। कोशिका का जो है रॉबर्ट हुक बोलते हैं। वर्गीकी यानी कि जो ही टेक्सोनोमी, ठीक है, इसका जो है हम लिनियस को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जो है हम हिप्पोक्रेटस को कहते हैं और कवक का जो है माइकेली को हम बोलते हैं, माइकेली को। जीवाणु विज्ञान का जो अध्ययन है वो आपका ल्यूवेनहॉक कहते हैं, क्योंकि ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। हम पहले बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन आया है कि कौन सा इसमें जो है सत्य है ये बताना है। जैसे घनत्व के बारे में बता रहा है कि किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, प्रति इकाई आयतन। तो घनत्व का जो है आपके पास फार्मूला पता होना चाहिए कि घनत्व का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, यदि आपको पता है तो ये बता। तो यहाँ पे जो कह रहा है क्या वो सही है? यहाँ ये पहला कथन सही है। ठीक है, हाँ ये क्या है? सही है। ठीक है, किसी पदार्थ की जो प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान है वह क्या कहलाता है? घनत्व। फार्मूला आपको पता होगा कि जो आपका होता है m/v, जो m/v होता है यही क्या होता है आपका घनत्व होता है। ठीक है, डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यही तो है, यही तो ये कह रहा है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का एक प्रकार है जब वह गति के अंतर्गत होता है। गति के अंतर्गत जब होगा वस्तु तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, ये कह रहा है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल, ये कथन भी क्या है? सही है। यानी दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन देते हैं तो इसमें जो है कई सारे स्टूडेंट का दिमाग क्वेश्चन को देख के ही, यानी क्वेश्चन का डिजाइन देख के ही दिमाग जो है भटक जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करना है, इसको समझना है। ठीक है, अच्छा से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होता है। तो समतल दर्पण द्वारा यहाँ पे यानी कि समतल दर्पण का विशेषता आप याद कर लीजिए, उसकी विशेषता क्या होता है। तो समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा पहली बात क्या करता है? सीधी प्रतिबिंब बनाता है। सीधी या उल्टी बताइए? सीधी या उल्टी? ये जो होता है आपका सीधी बनाता है या सीधी? तो उल्टी तो होगा नहीं। ठीक है, उल्टी तो होगा नहीं, सीधी होगा। अब सीधी में से असली यानी वास्तविक या आभासी? ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आभासी। और जो असली बनाएगा ना, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा ना, वो कभी सीधी बना ही नहीं सकता। आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो वो जो होता है वो सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे जो है ये समतल दर्पण है। अब यहाँ पे सीधा है। सीधा का मतलब क्या है कि यदि ये जो है मेन जो आदमी है, जो मुख्य आदमी है वो खड़ा है तो उसके सामने ये भी खड़ा ही है। इसका सर यदि ऊपर में है तो इसका भी सर ऊपर में है। यही सीधा का मतलब है। उल्टा का मतलब हो जाता है कि यदि सर इसका ऊपर है तो वो नीचा उसका सर होता, तब वो उल्टा होता। सीधा का मतलब क्या है कि सर ऊपर में है तो सर ऊपर रहेगा, पैर नीचा में है तो पैर नीचा में रहेगा। ये हो गया। हाँ, यहाँ पे जो है पार्श्विक, यहाँ पे आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका जो इसका राइट हैंड है वो इस तरफ जो है इसके लेफ्ट हैंड देखने को मिलेगा। ये अलग परिवर्तन है। ठीक है, डैश एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसके डैश के साथ वृद्धि होती है। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या चीज निर्भर करता है वो समझिए। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है क्या? चलिए फॉर्मूला पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर जो है यहाँ पे हम आते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आपका mgh होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो नियत रहता है तो इसको हटाइए, g का वैल्यू को भी आप हटाइए। तो निर्भर किस पे रह गया? ऊंचाई पर। तो ऊंचाई हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊर्जा को समझते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को उठाते हैं, उसको समझते हैं। ये तो आपको हम कई बार करवा चुके हैं लेकिन रिवाइज हो जाएगा, और रिवाइज करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको याद रखाएगा। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। और यहाँ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। एक और आपका फॉर्मूला हो सकता है, कहीं कहीं काम आ जाता है, fs cos थीटा। ठीक है, ये जो होता है mgh ये आपका हाइट पे काम करेगा, और जब स्थितिज ऊर्जा में हाइट नहीं देगा तब वहाँ पे जो है हमें ये वाला ऊर्जा काम आएगा, यानी कि सतह पे जो है हमारा fs cos थीटा वाला फॉर्मूला काम आएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है जूल होता है, बाकी अन्य मात्रक अर्ग भी है और कैलोरी भी है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। चलिए यहाँ से हम समझते हैं, एक क्वेश्चन आया है कि डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझिएगा। यहाँ पे हम जो है इस टॉपिक को ही कवर कर लेंगे। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे देख रहे हैं किसका है? ये आपका पोडीफेरा है। तो पोडीफेरा के जो प्राणी होते हैं वो अगतिशील होते हैं, यानी कि वो चल फिरते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले इसको देखने के साथ साथ इसको पोडीफेरा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं समझा देते हैं, यानी कि पोडीफेरा का टॉपिक ही यहाँ पे हम खत्म करते हैं। चलिए थोड़ा सा पेरिफेरा को हम समझते हैं।
पोरीफेरा जो है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, और यहाँ पे जो है पोर है, और यहाँ पे आपका यानी कि पोरोस है, पोरोस से मिलकर बना है। पोरोस मतलब पोर हो गया, और फेरे। आपको सिंपल सा ये समझना है कि 2 शब्द 4 शब्द किससे मिलकर बना है उसका मतलब नहीं है। पोरीफेरा का सिंपल सा मतलब है कि छिद्र धारक। क्या है? छिद्र धारक होता है। क्या होता है? छिद्र धारक। यानी कि पोरीफेरा का जो प्राणी होगा वो छिद्र धारक होगा, छिद्र वाला होगा। ठीक है ना, ये समझना है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे थे, सब में क्या ना छिद्र धारक है, तो ये क्या होगा? छिद्र धारक होता है। पोरीफेरा का मतलब ही यही है। इस जीव में क्या होता है? बहुत सारे असंख्य छिद्र पाया जाता है। और पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? वो जो है रॉबर्ट ग्राउंड के द्वारा 1825 में किया। इस भी याद नहीं भी रखिएगा चलेगा, लेकिन रॉबर्ट ग्राउंड याद रखिएगा। और इसको जो है इस संघ में आने वाले जितने भी जंतु, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये पौधा नहीं, ये जंतु है। ध्यान क्या है? जंतु है, इसको पौधा मत समझिएगा, जंतु है। और इसको साधारणतः हम जो है स्पंज के रूप में जाना जाता है। स्पंज के रूप में हम इसको पोरीफेरा को जानते हैं। यह बहुकोशिकीय होता है, किंतु कोशिकाएं जो होता है आपस में जुड़कर ऊतक या अंग का निर्माण करता नहीं है। ठीक है, बहुत सारा कोशिका होता है, लेकिन कोशिका आपस में जुड़ के ना तो ऊतक बनाता है और ना ही कोई अंग का निर्माण करता है। और पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं। तो जब भी पोरीफेरा आएगा तो हम आपको रिवाइज अच्छा से करवा देंगे। जैसे कि आपका साइकिल हो गया, ये सब फलना चलना, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा पोरीफेरा है जिसके बारे में याद रखना है उसको समझिए। जैसे कि आप ध्यान रखिएगा यूपिलेटेला का, ठीक है, यूपिलेटेला को याद रखिएगा। इसको जो होता है पुष्प का मंजूषा यानी पुष्प मंजूषा कहते हैं, यानी कि वीनस के फूलों की डलिया इसको कहा जाता है। वहीं पे स्पंजिला को ध्यान में रखिएगा, ये मीठे जल में पाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए स्पंजिला यहाँ पे आपको दिखेगा, जो मीठा जल होता है उसमें पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूस्पेंजिया क्या होता है? इसको जो है हम जो है बाथ स्पंज कहते हैं, बाथ स्पंज यानी कि स्नान स्पंज इसको कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है स्नान के समय मैल या गंदगी साफ करने के काम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह ये जो देख रहे हैं इस तरह का आपको पता होगा ना। हम लोग जो होता है कई बार क्या होता है, नहाने के लिए मार्केट से खरीद लाते हैं, तो वो इसी सब कैटेगरी का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस सब का तो यूज़ करते नहीं हैं। कभी कभी क्या करते हैं, जो खपरा होता है, गिट्टी होता है, या फिर क्या होता है कि जो बोरा होता है उसी का यूज हम लोग जनरली कर लेते हैं। बाकी जो होता है मार्केट से भी हम इस तरह की चीज़ें खरीद के लाते हैं। तो ये उसी सब का एक कृत्रिम रूप है। ठीक है, निम्न में से जो है कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो सह संयोजक यौगिक का गुण कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए, सह संयोजक यौगिक का गुण बताना है, नहीं है, इस पे ध्यान रखना। तो ये गुण क्या है? उष्मा और विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, तो ये कथन तो आपका सही है। निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक होता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, ये यदि सही है तो ये तो गलत होना चाहिए, क्योंकि निम्न गलनांक और कथनांक की बात कर रहा है, ये उच्च का बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत है। जल में विलय और कार्बनिक में विलय, ये कथन भी सही है। तो गलत कौन था? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो है हमने आज के इस सेट को कवर किया। आशा करता हूँ कि आपको ये जो है ना क्लास अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप जो है इस चीज़ जितना भी बताते हैं फैक्ट को याद कीजिए, ध्यान रखिए। आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और जो भी आपको हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें बताएं। वीडियो के जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मिलेंगे हम जो है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।